होगी, सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का आपको टाइटल से पता ही चल गया कि आज की वीडियो का टाइटल है मेरी आइल्स का स्कोर क्या है, मेरा आइल्स का एक्सपीरियंस, ईओआर का एक्सपीरियंस क्या रहा, वो सब आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने जो आइल्स दिया था, मैंने दिया था आइल्स जर्नल, क्योंकि मैं ईयर के लिए ट्राई कर रही थी तो आइल्स जर्नल ही देना बनता था। तो मैंने आइल्स जर्नल दिया था और उसकी भी स्टडी का तो बाद में हुआ था। तो आइल्स दो टाइप का होता है, आइल्स जर्नल और आइल्स एकेडमिक। तो एकेडमिक जो होता है ना, वो होता है जब आपको यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो आप आइल्स एकेडमिक देते हो, और बाकी केसेस के लिए आप देते हो आइल्स जर्नल, है ना। वीज़ा के लिए, वर्क परमिट के लिए, मतलब वर्क परमिट के लिए और पीआर के लिए जो भी आपको करना होता है तो आइल्स जर्नल चलता है। तो ये दो कैटेगरीज होती है आइल्स की। तो मैंने आइल्स दिया था भाई 3 बार, ठीक है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी 6 ईच होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए तो वो बताती हूँ स्टोरी अब क्या था। तो मेरा है स्टडी में अराउंड 16-17 साल का गैप हो गया था। 2006 में मैंने MBA की थी, उसके बाद कोई स्टडी नहीं की। जॉब का भी आपको पता है कि जॉब में 5 साल से ऐसे ही हो रही है, मेरी नहीं चल रही है। तो मैं स्टडी से काफ़ी दूर थी, स्टडी से मतलब इंग्लिश से तो और भी दूर थी, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो ना तो आप बोलते हो, क्योंकि हमारे मेन लैंग्वेज तो है नहीं, अपने हरियाणवी और हिंदी चलती है, तो वो मेन लैंग्वेज तो है नहीं, हमारी सेकेंड लैंग्वेज है, तो भाई फर्क पड़ता है ना। और फिर इतना एज गैप, मतलब एज गैप है तो स्टडी गैप है तो उसका तो वैसे ही पड़ता है। तो सबसे पहले तो जब मैंने आइल्स की जो तैयारी शुरू की थी ना, तो मेरे को यार, मैं सोची उसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, एक लिसनिंग, एक रीडिंग, एक स्पीकिंग और एक राइटिंग। तो रीडिंग और लिसनिंग तो बढ़िया है अपना, स्पीकिंग भी ठीक है और राइटिंग वो बेकार है ना। तो वहाँ पे डब्बा गोल था मेरी स्पेलिंग्स बहुत मिस्टेक होती है। और जब से तो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे जब मोबाइल पे टाइप करते हैं तो कौन देखता है, जरा सा टाइप किया, स्पेलिंग आ गई, टन टिक किया गया। तो फिर मैंने थोड़ा सा आदतों को चेंज किया और मैंने फर्स्ट जो एग्ज़ाम था वो दिया था मैंने 19 जून को, और खुद से प्रिपरेशन करके दिया था मैंने। यूट्यूब पे वीडियोस देख के 3-4 चैनल्स हैं, इनके आप इंटरेस्टेड हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कौन से चैनल्स हैं। और सच मानिए, अगर आप उन 4-5 जो भी चैनल्स, अगर आप उनको फॉलो कर लोगे ना तो आपको किसी से कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप इंग्लिश ठीक ठाक है तो उसका फिर आपको किसी से रिक्वायरमेंट नहीं होगी ट्रेनिंग लेने की, है ना। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब दिया था तो मैंने 19 जून को दिया था और अपना खुद से ही तैयारी करके दिया था, 1 महीना खुद तैयार की थी मैंने। तो भाई मेरा फर्स्ट टाइम में आए थे रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, तीनों में मेरे 6.5 आए थे, और राइटिंग में मेरे आए थे 5.5, जो कि मुझे 6 की रिक्वायरमेंट थी। अगर मेरे राइटिंग में 6 आ जाते तो मेरा क्लियर हो जाता, मुझे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने 3 बार दिया सिर्फ इसी वजह से। तो मैंने चलो ठीक है कोई नहीं। फिर विनोद ने बोला, मैंने सोचा इतना गैप हो गया है राइटिंग का और पता नहीं कैसे पैटर्न रहता है, क्या रहता है, ट्रेनिंग ले लेते हैं, देख लेते हैं। तो विनोद ने फिर काफ़ी फोर्स किया, मैं जाना नहीं चाह रही थी हालांकि, बट विनोद ने काफ़ी फोर्स किया कि नहीं नहीं ज़रूरत है। मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। कोचिंग पे मैं सिर्फ राइटिंग और स्पीकिंग करती थी, रीडिंग और लिसनिंग में नहीं करती थी, मतलब करती थी लेकिन उसकी कोचिंग नहीं ली मैंने, कभी क्लास 10 नहीं की वो वाली। मैं अपना जाके मॉड्यूल में चारों पूरा करके आती थी वहाँ पर, सर से चेक करवा करके और तब आती थी। और सर भी वहाँ पे हर संडे को, संडे या हाँ मंडे बंद रहता था कि संडे बंद रहता था, ये याद भी नहीं है। एक दिन जैसे बंद रहता था ना तो उससे पहले दिन टेस्ट लेते थे, तो ये भी अच्छा था, वहाँ पे वीक में एक दिन टेस्ट होता था प्रॉपर वाला। तो वही वहाँ पे मैं राइटिंग और स्पीकिंग अपना करके आती थी। तो मैं जब राइटिंग के लिए गई मैं तो मेरे को सर ने 5.5 ही दिया। मैं कहा चलो ठीक है, 5.5 के लायक थे, 5.5 आ गए हैं, ठीक है चलो। फिर मैंने वहाँ पे ली 1 महीना ट्रेनिंग। 1 महीना जब मैंने ट्रेनिंग ली, फिर मैंने भर दिया अपना एग्ज़ाम, भर दिया। पता नहीं 1 महीना पूरा भी हुआ था कि नहीं हुआ था, शायद रहते थे, महीना में भी टाइम रहता था। मेरे को माइग्रेन हुआ, मैं एडमिट हो गई, 3-4 दिन हॉस्पिटल में रही। उससे पहले पूरा हफ्ता मेरा घर पे बीता था। हाँ, पूरा महीना नहीं ली थी मैंने, पूरा हफ्ता मेरा घर पे था। उसके बाद मैं एडमिट हुई, फिर 1 हफ्ता घर पर, और एग्ज़ाम पास में आ रहा था। तो भाई 15 दिन तो मेरे ऐसे ही चले गए थे, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने, कुछ भी नहीं किया था, तो वो मेरा ऐसे निकल गए। अब एग्ज़ाम भर रखा है तो देना भी है, मैं दूसरी बार भी एग्ज़ाम देने चली गई उसका रिजल्ट फिर से वही सेम रहा, 6.5 और उसमें 5.5। मैं कहा चलो यार कोई नहीं, विनोद मेरा 3rd टाइम फिर दे ले, कोई दिक्कत नहीं।
वैसे मेरे को बोला था कि ईओआर भर देते हैं जब आपके मतलब आपको रीचेकिंग है एक तरह से पेपर का, तो वो भर देते हैं, लेकिन मेरे को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि नहीं शायद मिस्टेक्स हुई होंगी, मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, वो सब चीज़ें मेरे को रिमाइंड हो रही थी, तो मैं भाई नहीं भरा हमने। थर्ड टाइम फिर से मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग ली और मैंने फिर इस बार मैंने क्या किया, मैंने ट्रेनिंग के साथ साथ जो है ना एग्ज़ाम है वो भर दिया कि बीच में गैप ना आए। तो थर्ड टाइम फिर एग्ज़ाम दे दिया। गेस व्हाट, फिर से वही रिजल्ट आया 6.5 और 5.5। फिर भाई हो गया, मुझको बहुत इरिटेशन हुई और मेरे को था खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस कि इतना गंदा तो नहीं लिखा मैंने कि 5.5 आए, मतलब 1 महीने की ट्रेनिंग भी मैंने ले लिया फिर भी 5.5, तो कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अब ईओआर भरना है। तो फिर हमने भर दिया भाई ईओआर। ईओआर का क्या रहता है कि ईओआर की फीस होती है शायद 15.5 या 15,500 होती है शायद से, या 13,500 ऐसा कुछ फीस होती है उसकी। वो भरा जाता है और उसमें अगर आपके बैंड नहीं बढ़ते हैं तो फीस हो जाएगी सारी, मतलब वही मर जाएगी, कुछ नहीं है। और अगर आपका बढ़ गए बैंड, अगर आपका आधा बैंड भी बढ़ गया तो आपको सारी फीस वापस आ जाएगी, प्लस आपका बैंड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये स्टोरी है ईओआर की। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं 5.5 का तो मैंने नहीं लिखा है। मैंने फिर उसमें क्या रहता है ना कि जब आप ईओआर भरते हो तो आपके जो पेपर होते हैं ना वो सीनियर जो टीचर होते हैं वो चेक करते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप ईओआर के लिए जा सकते हो। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो भाई मैंने ईओआर भर दिया। ईओआर भरा मैंने राइटिंग और स्पीकिंग में। स्पीकिंग में मुझे पता था कि ठीक है इतना ही है, ओके, इतनी कोई हाई फाई नहीं है, 6.5 के लाएगा, 6.5 है, ठीक है। लेकिन राइटिंग का था मुझे। फिर ईओआर भर दिया और ईओआर भरने के बाद भाई ऐसे हो रहा, बैंड नहीं बढ़ा, मतलब टेंशन चल रही थी दिमाग में, अगर बैंड नहीं बढ़ा ना तो गया पैसे गए, बैंड भी नहीं बढ़ेगा, दोबारा से देना भी पड़ेगा और वो भी होगा। तो भाई थर्ड टाइम जब मैंने ईओआर भरा तो थैंक गॉड कि मेरा जो बैंड है वो 5.5 से 6 हो गया। वैसे 6.5 होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो, बट ठीक है 6 हो गया ना, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई मेरी मिनिमम वाली। तो भाई वो 6 हो गया, बाकी सब में 6.5, उसमें राइटिंग में हो गए 6, ओवरऑल बैंड आ गए मेरे 6.5। तो आई एम सेटिस्फाइड। हाँ बट इसमें मैं एक चीज़ ये बोलूँगी, मेरे को जो है ना एग्ज़ाम फियर रहता है, मेरे को है एग्ज़ाम फियर। जब भी मैंने दोनों बार अपनी ट्रेनिंग ली और मैंने खुद से भी जब तैयारी की है, मतलब खैर लिसनिंग और रीडिंग का तो मैंने लिया ही नहीं, तो मेरे 35 to 37, 38 मतलब 35 से 38 के बीच में रीडिंग और लिसनिंग में मेरे नंबर रहते थे, 35 से तो कम हुए ही नहीं। तो ये एग्ज़ाम फियर होता था कि एग्ज़ाम में बैठ के मेरे हाथों में ना पसीने आने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा रहता है, उसका फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपको भी है तो बैंड आपके जो एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हो, जो एक्चुअल में होता है ना, वो थोड़े से कम ही आते हैं। तो ये था मुझे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी रीडिंग और लिसनिंग स्किल मेरी अच्छी है, और रीडिंग तो मेरी 45 मिनट्स में हो जाती है, जबकि बहुत सारे बच्चों को रीडिंग में 60 मिनट भी कम पड़ते हैं और मेरी 45 मिनट्स में पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो रीडिंग मेरी इतनी फास्ट है और बैंड मेरे भाई मतलब 40 में से नंबर आते हैं ना, तो 40 में से मेरे 35 to 38 नंबर ऐसे रहते थे। तो आप देख लो मेरा रीडिंग है ना मेरी अच्छी। तो ये था। तो भाई ये थी स्टोरी मेरी आइल्स की। तो इस पे आप लगा लो अब कितने पैसे मेरे लगे। हर बार के 3 बार मैंने एग्ज़ाम दिया, 15,500 वो, प्लस 2 बार मैंने ट्रेनिंग ली 11,000 की वो, और एक बार 15 दिन की और ली थी, तो उसमें 5.5 या 6,000 मतलब मैंने तब दिए थे उसके 15 दिन के। तो मतलब ये टोटल मेरा खर्चा हुआ, और ईओआर का जो मैंने भरा था वो मेरे पैसे वापस आ गए, उसका कोई नहीं। तो मेरे आइल्स पे हुए इतने सारे पैसे बर्बाद और इतने महीने खराब। अब एक और चीज़ बताती हूँ, फिर जब मैंने एडमिशन लेना था ना, तो आइल्स जर्नल को नहीं कंसिडर करते यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले, तो उसके लिए फिर मुझे आइल्स एकेडमिक देना था। लेकिन मैंने फिर आइल्स एकेडमिक ना देके मैंने डुओलिंगो दिया। तो डुओलिंगो का क्या फ़ायदा होता है, एक तो उसकी फ़ीस सिर्फ 4,000 है, दूसरा 48 आवर्स में यानी 2 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाता है, और डुओलिंगो को ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज एक्सेप्ट करता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इसको अपने घर पे बैठ के आप दे सकते हो। 1.5 घंटे या 2 घंटे का एग्जाम रहता है, तो आप अपने घर पे बैठ के अपने बेड पे अपने स्टडी टेबल पे कहीं पर बैठ के आप आराम से जो है ना इसको टेस्ट को दे सकते हो। तो फिर मैंने आइल्स तो मुझे देना ही नहीं था क्योंकि इतने पैसे मुझे लगाने नहीं थे, 4,000 चाहिए था, एडमिशन भी जल्दी से लेना था क्योंकि टाइम निकल रहा था।
तो मैंने डुओलिंगो दिया। डुओलिंगो में मेरी रिक्वायरमेंट 110 की थी, जो मेरे की कंप्लीट हो गई, तो 110 मेरे आ गए और मेरा डुओलिंगो जो है टेस्ट क्लियर हो गया। तो मेरे को एडमिशन डुओलिंगो के थ्रू मिला। वीज़ा मुझे मिला SDS कैटेगरी में IELTS जर्नल से, जिसमें कि ओवरऑल आपके मतलब 6 तो मांगते ही है, 6 से कम नहीं होने चाहिए। तो मेरे 6.5 और 6 थे और ओवरऑल 6.5 थे। तो इस तरह से मेरा वीज़ा लगा और उस तरह से मुझे एडमिशन मिला। तो ये थी मेरी स्टोरी IELTS की। इतने सारे पैसे लगा करके, टाइम लगा करके, और बैंड मेरे 6.5 आए हैं। तो ये और का ये है कि अगर आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि भाई आपका आपने ऐसा एग्ज़ाम दिया और आपके इतने ही होने चाहिए, तो भर दो। क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम, अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम भर देती ना तो भी मेरे 6 आ ही जाते। तो अगर आप फुली कॉन्फिडेंस है तो भर दो, क्योंकि अगर आपका आधा बैंड भी बढ़ा ना तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में भरा था। स्पीकिंग में बढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे पता था 6.5 के लाएगा तो उतना ही है, बट भर दिया, क्या जा रहा है। और राइटिंग में मेरे बढ़ गया, आधा बैंड बढ़ गया, मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई और मेरे पैसे भी वापस आ गए। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो अगर आपको 100% आप श्योर हो तो EOR के लिए आप जा सकते हो। बार बार वहाँ पैसे ख़राब करने के बजाय ये वाला EOR को आप जो है ना कर लो। तो ये थी मेरी पूरी स्टोरी IELTS से लेकर और डुओलिंगो। मतलब अगर आपको इस चीज़ पे IELTS के अगर आपको जानना है, कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद से की है प्रैक्टिस, एटलीस्ट रीडिंग की और लिसनिंग की तो की है। तो मैं उस पर आपको वीडियो बना सकती हूँ। मतलब आई एम नॉट टीचर, लेकिन आप अगर मेरे जैसे हो और नहीं जाना चाहते हो, घर पे पढ़ के आप कर सकते हो। चैनल्स में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो इन केस IELTS से EOR से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इंडियन व्लॉगर मनीषा मेरा इंस्टाग्राम ID है, आप वहाँ पे जाकर के मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को थोड़ी सी यूज़फुल लगी होगी इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो आई विल मेक इट। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। आपका लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।